मैं पीएम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का जो हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, प्राचीन भारतीय इतिहास, इस विषय के अंतर्गत आज हम ऋग्वेद सभ्यता पर चर्चा करेंगे। जैसा कि ऋग्वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। आर्यों का जो प्रारंभिक भौगोलिक ज्ञान था भारत में, सर्वप्रथम आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे और यही कारण है कि ऋग्वेद इस प्रदेश में 7 नदियां सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम का वर्णन मिलता है। इन भारतीय नदियों के अलावा अफगानिस्तान, काबुल, स्वात, कुर्रम, गोमल नदी का भी आर्यों को ज्ञान था। इससे यह प्रकट होता है कि पश्चिम में भारतीय आर्यों का ज्ञान अफगानिस्तान तक था। ऋग्वेद की रचना काल तक आर्यों का विस्तार पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य प्रदेश के उत्तरी सीमा तक हो चुका था। कालांतर में इसे संपूर्ण प्रदेश में सरस्वती, सरस्वती नदियों का बीच का प्रदेश सबसे अधिक पुनीत समझा जाने लगा। आर्य इस पुनीत प्रदेश को ब्रह्मवर्त के नाम से पुकारा है। भारतीय आर्य अपने प्रारंभिक चरण में युद्धों में व्यस्त थे। एक ओर वो अपने पारंपरिक युद्धों में व्यस्त थे तो दूसरी ओर अनार्यों के विरुद्ध युद्ध में। ऋग्वेद में दोनों ही प्रकार के युद्धों का उल्लेख मिलता है। पारस्परिक युद्धों में सर्वप्रथम जो इस युद्ध का उल्लेख मिलता है वह 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का संघ ने रावी तट पर सुदास से भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सुदास की विजय हुई। अनार्यों से युद्ध। पारस्परिक युद्धों के अतिरिक्त आर्यों को अनार्यों के साथ भी युद्ध करने पड़े। ऋग्वेद में अनार्यों की जाति अज, यक्षु, कीकट, पिशाच और शितग्रु का उल्लेख मिलता है। अनार्य राजा मेद को सुदास ने पराजित किया। आर्य को अपनी भूमि विस्तार के लिए पग पग पर अनार्यों से युद्ध करना पड़ा। ऋग्वेद के वर्णन से यह प्रकट होता है कि आर्य और अनार्यों में मौलिक रूप से शारीरिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक भेद थे। अनार्य काले नाग चिपटी वाले थे। ऋग्वेद में उन्हें अनास कहा है। आर्य अनार्यों को मृगवाक कहा है। इसी प्रकार आर्यों ने अनार्यों के लिए देवताओं को अपवित्र करने वाले देवताहीन शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह से हमें आर्य और अनार्यों में भिन्न देखने को मिलता है। युद्ध की प्रणाली। आर्य युद्धों में आक्रमण होने की संभावना होने पर अपने सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट प्रकार के दुर्ग में शरण लेते थे, जिन्हें पुर कहा गया है। ये पाषाण धातु से निर्मित थे। चारों ओर प्राय लकड़ी की 4 दीवारें बनी हुई थी। इन दुर्गों के भीतर आर्यों के गांव भी कभी कभी 4 दीवारी अथवा खाइयों से संग्रसित होते थे। आग लगाकर इन 4 दीवारों को नष्ट करना आक्रमणकारियों का सर्वप्रथम योजना होती थी।
युद्ध करने के लिए राजा के पास सेना होती थी। सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी स्वयं राजा होता था। राजा सेनापति के अतिरिक्त युद्ध में राजपुरोहित भी होता था। युद्ध प्रमुखतः धनुष बाण से होता था। बाण की नोकों पर प्राय नकुले लोहे का भाग होता था। कभी कभी बाणों के सिर पर नुकीले और विषाक्त युक्त सींग भी लगाए रहते थे। ऋग्वेद काल के अन्य आयुधों में बरसी, भाला, फरसा, तलवार भी उल्लेखनीय है। ऋग्वेद में कहीं कहीं पर पूर्व सहिष्णु का उल्लेख हुआ है। ये दुर्गों को गिराने वाला एक विशेष प्रकार का यंत्र था। युद्ध में आत्मरक्षा के लिए प्रधान योद्धा कवच, शिरस्त्राण धारण करते थे। कभी कभी बाहुस्त्राण, अंगुलीत्राण का प्रयोग भी मिलता है। राजनीतिक संगठन। राजा आर्य विभिन्न जनों में विभक्त थे। प्रत्येक जन का एक नेता होता था। ऋग्वेद में राजन शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। ये पद वंशानुगत था। राजा के ऊपर जनता का अंकुश रहता था। वंशानुगत राज्याधिकार तभी वैध समझा जाता था जब जनता उसका अनुमोदन कर दे। आवश्यकता पड़ने पर जनता राजा को पदच्युत अथवा निर्वासित भी कर सकती थी। राज्यारोहण के साथ ही राज्याभिषेक की प्रथा थी। इस अवसर पर राजा को जनता की रक्षा की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। राजकीय पदाधिकारी। राजकीय कार्यों में राजा की सहायता करने के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे, जिसमें सेनापति, पुरोहित विशेष उल्लेखनीय है। इसमें प्रथम का कार्य सैनिक और द्वितीय कार्य राजनीतिक और धार्मिक होता था। ऋग्वेद में हमें ग्रामीण, सूतकार, रथकार और करमार के नाम भी सुनने को मिलते हैं। राज्याभिषेक के अवसर पर ये सभी उपस्थित रहते थे। इन्हें रत्नी कहा गया है। इनमें ग्रामीण को गांव का मुखिया, ये एक और गांव की शांति सुव्यवस्था रखता था और जनता के सुख दुख की बात राजा तक पहुंचाता था। इसके अलावा जो अन्य पदाधिकारी है उसमें पूरब, स्पर्श और दूत का नाम विशेष उल्लेख है। पूरब दुर्गपति होते थे। स्पर्श गुप्तचर होते थे जो जनता की गतिविधियों के ऊपर दृष्टि रखते थे और राजा को प्रत्येक महत्वपूर्ण बात से अवगत कराते थे। दूत का कार्य राजनीतिक था। समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्ताव को लेकर अन्य राज्यों में जाते थे। ये समस्त पदाधिकारी अपने कार्यों को लेकर राजा के प्रति उत्तरदायी थे। राजा इनकी नियुक्ति और इन्हें पदच्युत कर सकता था। न्याय व्यवस्था। राजा देश की संपूर्ण जनता का केंद्र बिंदु था। वह देश का सर्वोच्च पदाधिकारी, सेनापति, न्यायाधीश था। ऐसा अनुमान है कि राजा ही पुरोहित तथा अन्य परामर्शदाताओं की सहायता से न्याय वितरण करता था। मृत्युदंड भी प्रचलित थी, तथापि अधिकांश मामलों में शारीरिक दंड ही उपयुक्त समझा जाता था। अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा के उदाहरण भी मिलते हैं। ऋण अदा न करने पर बहुधा ऋणी मनुष्य को ऋणदाता की दास्ता स्वीकार करनी पड़ती थी।
सभा और समिति। वैदिक साहित्य में सभा और समिति दोनों का अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है, परंतु इसके वास्तविक अर्थ का बड़ा ही मतभेद है। इलब्रेड विद्वान के अनुसार सभा को उन्होंने अधिवेशन स्थल माना है और समिति को संस्था माना है, परंतु ये मत असंगत है, क्योंकि अथर्ववेद में सभा और समिति दोनों को दो पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया है। दूसरे जो विद्वान थे लुडविग, इनके कथानुसार सभा को अपर हाउस माना है, उच्चतम सदन, और समिति को निम्नतर भवन यानी लोअर सदन माना है। ये संज्ञाएं वर्तमान परंपरा की सूचना देती है, जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि तत्कालीन राजतंत्र में दो भवन होते थे। सबसे अधिक उपयुक्त मत विद्वान जिमर का है, जिनके अनुसार सभा ग्राम संस्था कही गई है और समिति को केंद्रीय संस्था। अथर्ववेद में भी एक स्थान पर पहले सभा और फिर समिति का और फिर सबके बाद में मंत्रणा यानी परिषद का उल्लेख हुआ है। यह क्रम देश के वैधानिक विकास की ओर संकेत करता है। सर्वप्रथम विषयों को तय करने के लिए ग्राम निवासियों की अपने एक प्रबंध कार्यकारिणी स्थानीय संस्था बनाई गई थी, जो सभा के नाम से विख्यात हुई। कालांतर में जब राज्यों की स्थापना हुई और प्रत्येक राज्य के अंतर्गत अनेक ग्राम आ गए, तो सार्वजनिक विषयों की देखभाल करने के लिए एक केंद्रीय प्रशासनिक संस्था की स्थापना हुई, जो समिति कहलाई। इस समिति का अधिवेशन समय समय पर हुआ करते थे। वैदिक साहित्य में सभा संबंधी जो भी उल्लेख मिलते हैं, उनमें अधिकांश सभा को ग्राम संस्था होना सिद्ध होता है। एक ही स्थान पर सभा की वार्ता का विषय गायें और उनकी उपयोगिता है। समिति एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा है कि राजा समिति के सदस्यों से कहता है कि मैं तुम्हारा विचार और तुम्हारी समिति स्वीकार करता हूँ। इस समिति के अंतर्गत राजनीतिक कार्यों के अतिरिक्त सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य का संपादन होते थे। अथर्ववेद के उल्लेख से भी प्रकट होता है कि सभा ग्राम संस्था थी। ये ग्राम के समस्त स्थानीय विषयों की देखरेख करती थी। अथर्ववेद में एक स्थान पर सभा को नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा का अर्थ कदाचित सामूहिक वाद विवाद से होता है। इससे प्रकट होता है कि ग्राम निवासी अपनी सभा में वाद विवाद के पश्चात ही किसी निर्णय पर पहुंचते थे। इस प्रकार सभा ग्राम संस्था थी और समिति केंद्रीय संस्था थी। तो इस प्रकार आज का जो हमारा वीडियो, इसमें हमने जो आर्य भारत में आए उनका जो प्रारंभिक भौगोलिक ज्ञान, उनका आने का समय, और जो पहला जो ऋग्वेद, क्योंकि सबसे प्राचीन ग्रंथ उनका ऋग्वेद ही था, और ऋग्वेद के बारे में जो उन्होंने लिखा और उसमें उनका भौगोलिक और जो राजनीतिक स्वरूप देखने को मिलता है, उसके बारे में आज हमने चर्चा की। और आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम ये
बताने का प्रयास किया है कि हमारी जो एक वैदिक सभ्यता थी वो उसका, जैसा कि हमने पिछले पूर्व वीडियो में कहा कि आर्य मध्य एशिया पामीर के पठार के पास से आए थे और वहाँ से आकर जब भारत, जिसको हम सप्त सिंधु प्रदेश, 7 नदियाँ जहाँ बहती है, और जो सबसे उपयुक्त उनको जगह उस समय लगी, जो भौगोलिक रूप से जलवायु वहाँ की अच्छी थी और उपजाऊ मैदान था, ये लोग यहाँ आकर के बसे। पहले ये छोटे छोटे गाँवों में बसे और कृषि इनका व्यवसाय रहा है और धीरे धीरे इन्होंने अपने यहाँ पैर जमाए, क्योंकि यहाँ पहले मूल जो यहाँ के अनार्य थे उनको इन्होंने लड़ाई करके यहाँ से खदेड़ा। तो इस तरह से पहला जो इनका दौर रहा है वो है धीरे धीरे इस क्षेत्र पर कब्जा करना और यहाँ पर खेती करना और अपने को व्यवस्थित रूप से यहाँ पर जमाना। तो आज का वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर